बच्चों इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड। आपके मम्मी पापा के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, आपके पड़ोसी के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है। सो इट कुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। और सारी चीजें आज ही की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी बिकॉज दिस इज अ वन शॉट लेक्चर। और कभी कभी बच्चों एक के लिए जो चीज डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी बन जाती है। ऐसा क्यों बोला गया है और इसका क्या मीनिंग है, चलिए इसको समझते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो जितने प्यारे आप लोग हैं उतना ही प्यारा ये चैप्टर है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा और सारी चीजें आज ही की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी बिकॉज दिस इज अ वन शॉट लेक्चर, यानी कि हम पूरा चैप्टर आज की इस क्लास में खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी फर्दर अडू। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड फटाफट से आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर पर जिसका नाम है डेवलपमेंट। जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। वाह मैम, क्या ही बात बता दी आपने। लेकिन आपको पता है कि डेवलपमेंट होती क्या है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डेवलपमेंट होता है लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना। जैसे कि जब हम सेकंड से थर्ड क्लास में आते हैं, थर्ड से फोर्थ क्लास में आते हैं, एट एवरी स्टेज हम लोग डेवलप हो रहे हैं, हम कुछ नया नया सीखते जा रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग स्कूल कंप्लीट करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद आप हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप हो सकता है कोई नौकरी करो, फिर उस नौकरी में और स्किल्स हासिल करो, एक्सेल करो। तो हाउ यू आर एक्सेलिंग इन लाइफ, हाउ यू आर मूविंग अहेड, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, दिस प्रोसीजर इज डेवलपमेंट। अब हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, आपके दोस्त के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, आपके मम्मी पापा के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, आपके पड़ोसी के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है। सो इट कुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं तो तब आपके लिए डेवलपमेंट हो सकती है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। किसी बच्चे के लिए हो सकता है कि वो कह रहा है कि यार मेरे को ना अभी क्लास 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे लिए ये डेवलपमेंट है। हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि मेरे को कल को चल के आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। अब कोई टीचर है, ठीक है, उन टीचर से पूछे अब आप तो टीचर बन गए, अब आपके लिए क्या डेवलपमेंट है? मैं बोलूं मेरे लिए डेवलपमेंट वो है कि मैं जब पीएचडी कर लूंगी वो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ऐसे हर किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का नोशन डिफरेंट हो सकता है। इट कुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। और वहीं पर इस चैप्टर में हम दो टाइप की डेवलपमेंट की बात करेंगे। दो टाइप की डेवलपमेंट होने वाली है। सबसे पहले वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे, और फिर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी कि आपके, मेरे, हम सबके लिए डेवलपमेंट का क्या नोशन है उसकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कि देश के लिए डेवलपमेंट क्या होती है। ओके, सो दीज टू थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। फटाफट से अपने फर्स्ट चीज यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ क्लास को चालू करते हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या है। सबके लिए अलग अलग चीज हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि कोई लड़की है वो बोल रही है यार देखो मेरे लिए डेवलपमेंट है कि जब मेरे भी मम्मी पापा मेरे को घर से थोड़ा लेट तक बाहर रुकने देंगे। हो सकता है कोई लड़का बोल रहा है कि मेरे लिए डेवलपमेंट तब होगी जब पापा मुझे गाड़ी दिलवाएंगे। हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि मेरे लिए डेवलपमेंट तब होगी जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि मेरे लिए डेवलपमेंट तब होगी जब मुझे एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाएगी। इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है। द फर्स्ट एंड द मेन थिंग इज दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, and what may be development for one may not be development for the other, but it can also be destructive for the other person. तो यहाँ पे ना हमें दो चीजें सीखने को मिली हैं। एक चीज तो मैंने आपको अभी समझाई कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन अलग होता है। और कभी कभी बच्चों होता क्या है कि एक के लिए जो चीज डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी बन जाती है, दूसरे के लिए घातक बन जाती है। अब यहां पर इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर पर्सन, ऐसा क्यों बोला गया है और इसका क्या मीनिंग है, चलिए इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
वो कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर हमें ना एक रेगुलर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की सप्लाई चाहिए। और इस बिजली की सप्लाई के लिए अच्छा ये होगा कि हम डैम्स वगैरह बनवाएं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस डैम से हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और वही सप्लाई हमारी इंडस्ट्री में आएगी, इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स दैट कुड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो डैम को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। बट वहीं पर जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो डैम के जो आजू बाजू का एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सभी लोगों का घर बार चला जाएगा, क्योंकि जो आसपास का एरिया होता है ना वो पानी तले सबमर्ज हो जाता है जब डैम को कंस्ट्रक्ट करा जाता है। तो क्या वो लोग जिनका घर छीना जा रहा है डैम्स की वजह से, क्या उन लोगों के लिए वो चीज डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, दो चीजें सबके लिए, एक तो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं और कभी कभी जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए घातक हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। नाउ यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको किताब में दे रखे हैं, जिसे बता रखा है कि अगर एक लैंडलेस रूरल लेबरर है जिसके पास जमीन नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, एक लेबर की तरह काम करता है, उस इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या होगी? तो देखिए, more days of work, better wages, local school to provide quality education for their children, no social discrimination, become leaders in the village। तो वो एक गरीब इंसान है जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, वो किसी दूसरे की जमीन पे जाके काम करता है, पैसे कमाता है। उस इंसान के लिए डेवलपमेंट हो जाएगी कि उसको ज्यादा दिन काम के मिले। ज्यादा दिन काम के मिलने से क्या होगा कि जितने दिन काम मिलेगा उतने दिन की दिहाड़ी मिलेगी, उतने दिन का पैसा मिलेगा। तो ज्यादा वेजेस भी इंक्रीज हो, ज्यादा दिन काम के भी मिले, ताकि फैमिली इनकम को वो इंक्रीज कर सके। साथ ही में वो व्यक्ति ये भी चाहता है कि यार देखो, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाना, बट उस सरकारी स्कूल में भी मेरे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो बच्चे भी चल के आगे कुछ बने, है ना? तो वो ये भी चीज चाहता है। साथ ही में वो ये भी चाहता है कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समाज के एक ऐसे सेक्शन को बिलोंग करता हूं जिसके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है, या फिर इनकम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है, तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड हमें भी चांस मिलना चाहिए अपने विलेजेस में, रूरल एरियाज में, कि हम भी लीडर्स बन सकें, हम भी पॉलिटिकल कोई पोजीशन को होल्ड कर सकें। तो अब बच्चों, वो इंसान अपने हिसाब से डेवलपमेंट बता रहा है कि ज्यादा दिन काम के, ज्यादा दिहाड़ी। अब आपके लिए तो ये डेवलपमेंटल गोल नहीं है ना, इट इज फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर, उसके लिए ये डेवलपमेंटल गोल है, आपके लिए नहीं है। वहीं पर देखो कितना एक कॉन्ट्रास्ट है, कितना डिफरेंस है। वहीं पर अगर एक अमीर किसान होगा, एक प्रॉस्परस फार्मर होगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो ये इंसान चाहेगा हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब ये जो अमीर किसान है ये कह रहा है देखो, सरकार जो सपोर्ट प्राइस देती है हमें, सपोर्ट प्राइस पता है ना आपको, एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द फार्मर्स। गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करती है कि एटलीस्ट हम इतने पैसे पे तो आपके क्रॉप्स खरीद ही लेंगे। सेट कर देते हैं कि सपोज 20 रुपीज पर केजी, कितने पे तो हम चावल आपसे खरीद ही लेंगे। तो उस तरीके से तो वो कह रहे हैं ज्यादा सपोर्ट प्राइस होने चाहिए ताकि जब हम अपना क्रॉप सरकार को बेचें तो हमें ज्यादा पैसा मिले। एक चीज कॉमन है, ये भी ज्यादा इनकम चाहते हैं और ये भी ज्यादा इनकम चाहते हैं। कोई रुक नहीं रहा है, कोई थम नहीं रहा है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो उसको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। साथ ही में ये भी चाहते हैं कि हमारे फील्ड पे, अब ये खुद तो काम करते नहीं क्योंकि अमीर हैं, तो इनके खेत पर जो ये लेबर को बुलाते हैं काम करने के लिए रखते हैं, ये चाहते हैं कि वो लेबर हमें चीप लेबर मिले, सस्ती से सस्ती लेबर मिल जाए और स्किल्ड भी मिले। अब यहाँ पे बच्चों एक और चीज के थ्रू हमें समझ में आया, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। आप खुद सोचो, अमीर किसान के फील्ड पे गरीब किसान जो है वो आके काम कर रहा है। ये किसान चाहता है, गरीब जो है, कि उसको और दिहाड़ी मिले, और पैसा मिले। बट जो अमीर किसान जो कि लैंडलॉर्ड है, सॉर्ट ऑफ, वो जो अपने फील्ड पे काम करने को बुला रहा है, वो चाहता है कि वो सस्ते से सस्ते दाम पे लेबर को रख ले। ठीक है, तो ये उनको पैसा नहीं देना चाहते लेबर को, बट लेबर अपना पैसा बढ़वाना चाहती है। तो एक तरीके से दोनों का डेवलपमेंटल गोल कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जो प्रॉस्परस फार्मर है वो ये भी चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ाई लिखाई करें, कनाडा वगैरह जाएं, देश का नाम रोशन करें, है ना, वो सब चीजें। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए उसकी सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंटल गोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहीं पर अगर एक रिच गर्ल फ्रॉम एन रिच अर्बन फैमिली की अगर हम बात करें, एक अर्बन हाउस होल्ड में रहती है, बहुत अमीर घराने में रहती है,
और अमीर घर में रहती है, शहर में रहती है, तो वो लड़की क्या कह रही है, शी शुड गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। वो लड़की बड़ी सिंपल सी ख्वाहिश है उसकी, है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आशा है यहाँ पर कि जितनी आज़ादी मेरे भाई को मिल रही है उतनी मुझे भी दे दो, मैं लाइफ में जो परस्यू करना चाहती हूँ एज अ करियर या मैं जो भी करना चाहती हूँ उसकी मेरे को आप फ्रीडम दीजिए, एंड अगर मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मुझे भेज दीजिए। क्योंकि लड़कियों पर सामाजिक तौर पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जो लड़कों पे नहीं लगती, तो ये लड़की बस उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात कर रही है। बोल रही है कि मुझे भी उतनी इक्वालिटी दे दो, उतनी फ्रीडम दे दो जितने आप घर में जो लड़का है उसको दे रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिकॉज शी इज रिच, शी इज नॉट आस्किंग फॉर मोर मनी बिकॉज शी इज ऑलरेडी रिच, तो इसलिए वो बस ये आज़ादी की कामना कर रही हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होते हैं, और कभी किसी एक का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। आई थिंक कि आपको ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए, तो यहां तक सब क्लियर हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और अब देखते हैं कि क्या बात हो रही है। इनकम एंड अदर गोल्स। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स देखे, हमने देखा कि हर कोई बोल रहा है हमें और इनकम चाहिए, और इनकम चाहिए, और पैसा चाहिए। बट पता है क्या, जरूरी नहीं है कि हर किसी को पैसा ही चाहिए। पैसे से ज्यादा जरूरी भी तो चीजें होती हैं जिसके लिए लोग उम्मीद लगाते हैं, व्हाट पीपल विश फॉर। सो सी, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent price for their crops or other products that they produce. But people want more income. तो ये एक बड़ा कॉमन सा गोल, एक कॉमन गोल जो हर किसी का डेवलपमेंटल गोल जो दिख रहा है, दैट इज मोर इनकम, है ना। पैसा क्या ही ऐसी चीज नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकता। कौन कौन ऐसा मानता है कि मनी कैन सॉल्व एवरीथिंग? पैसा जो है ना लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हम इस चैप्टर के थ्रू पता है एक तरीके से एक वैल्यू एजुकेशन सेशन भी पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे हमें रियलाइज होगा कि पैसा हर चीज हमें नहीं दिला सकता। यस बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी अभी ऐसे एग्री करा कि हाँ मैम हम तो यही मानते हैं कि पैसे से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं है ऐसा। तो देखो, एक कॉमन चीज जो कि हर किसी की डेवलपमेंटल गोल में हमें देखने को मिलती है, दैट इज दे वांट मोर एंड मोर मनी। हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। बट इज दैट इनफ? नहीं। देखिए, पीपल सीक मोर इनकम एंड बिसाइड्स दैट, उसके अलावा दे ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। बच्चों सपोज आपको एक नौकरी मिली है जहां आपको काफी ढेर सारा पैसा दे दिया है, आप गए उस नौकरी पे, जैसे आप घुसे आपको बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करा गया, ठीक है, आपके साथ गाली गलौज करी जा रही है। किसी दिन आपका मैनेजर आके उसने आपको एक चांटा लगा दिया, तो क्या आप ऐसी नौकरी में, जो कि ठीक है पैसा बहुत देरी होगी आपको, पर क्या आप ऐसी नौकरी में रुकोगे? नहीं रुकोगे। क्यों नहीं रुकोगे? क्योंकि आपको पैसा तो मिल रहा है बट इज्जत नहीं मिल रही। तो इस केस में आपकी इज्जत जो है आपके पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मैं वहीं पे बात करूं कि कभी ना आपको क्या एक जेल में बंद करके वहां पे आप पैसा दिए जा रहे हैं, क्या हुआ उस पैसे से? जब आजादी ही नहीं है, कहीं पे मेरे को पता ही नहीं है कि मैं उसको खर्चूं कहां, तो फिर मैं क्या करूंगी उस पैसे का जेल में बंद होकर, राइट? तो उस केस में फ्रीडम वुड बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे पिछले एग्जाम्पल में रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, इस केस में फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। कभी कभी आपको नौकरी बहुत ज्यादा पैसे की मिल रही है बट जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, यानी कि आप किसी भी दिन काम पे जा रहे हो पर बाद में आपको निकाल दिया जा रहा है काम से, बिना बताए निकाल दिया जा रहा है, तो ऐसी जॉब का क्या फायदा, राइट? तो सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस केस में। तो वहां पे यही बात करी जा रही है कि कभी कभी आपके लिए इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स हो जाते हैं rather than इनकम इटसेल्फ। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है बट याद रखिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं है ना। बड़ा सिंपल सा ज्ञान है यहां पर। आई थिंक बात हो गई है क्लियर। तो यहां पे बच्चों हम एक लाइन बोलेंगे कि when people look at development, when people look at development, they look at a
मिक्स ऑफ गोल्स। तो जब लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट है, कि इनकम बढ़ जाए और पैसा मिल जाए। दैट इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग विच इज डेवलपमेंट फॉर देम, बट उसके अलावा पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं when they talk about their individual development, which could be respect for someone, which could be freedom for someone, which could be equal treatment for someone। तो ये सारी चीजें भी important developmental goals कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ना कि हर कोई इनकम 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 करेगा, इनकम के अलावा भी बहुत चीजें हैं लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 3 चीजें यहां तक, ठीक है, रिवाइज करते चलेंगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में 3 चीजें पढ़ी। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, development for one can be destructive for the other, and when people look at development besides income, they look at a mix of goals। ओके जी, चलिए, तो यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हुई है। एक और देखो यहां पर केस ऑफ विमेन, महिलाओं का केस। कौन सा केस, तो देखते हैं। If women are engaged in paid work, their dignity in the household and the society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. पर जो यहाँ पे ना women की बात करी जा रही है, महिलाओं की बात करी जा रही है, तो एक समय तक आपको पता ही है कि हमारे समाज में कुछ ऐसा माहौल हुआ करता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, जो घर का बेटा था उसको पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी, और बेटियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता था, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं समझा जाता था कि लड़की पढ़ लिख भी जाएगी तो क्या करेगी, फिर उसकी तो शादी कर देनी है, हमारा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो माँ बाप यही सोचते थे और लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाना वो पसंद करते थे, और उनके पास जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता था उससे वो अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कराते थे। बट हमें ये चीज ओवर द टाइम रियलाइज हुई कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर विमेन टू एक्चुअली एंगेज इन पेड वर्क, टू एक्चुअली टेक अप जॉब्स। जॉब करना कितना जरूरी है, पेड वर्क यानी कि नौकरी में पैसा मिलना कितना ज्यादा जरूरी है उनके लिए। ऐसा क्यों हमने रियलाइज करा, तो देखिए, जब महिलाएं पेड वर्क में एंगेज होती हैं, नौकरियां करती हैं, पैसा कमाती हैं, तो उनकी घर में इज्जत बढ़ती है और समाज में भी इज्जत बढ़ती है। हाउएवर, इट इज ऑल्सो द केस कि अगर महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट रहेगी तो घर के काम में भी शेयर होगा, राइट। अब लड़की थकी हुई आई है, ऐसा तो नहीं है कि वही सारा काम करेगी। दोनों आ रहे हैं, पति पत्नी सपोज दोनों हैं, वो घर थके हुए आ रहे हैं, जॉब करके आ रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि जो काम होगा वो लड़की ही करेगी। जब दोनों ही इक्वली थके हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि घर का जो हाउस वर्क है उसमें भी बराबर शेयर होना चाहिए, कि थोड़ा सा लड़की करेगी, थोड़ा सा लड़का करेगा, है ना। तो इट शुड बी एन इक्वल शेयरिंग ऑफ द हाउस वर्क, greater acceptance of women working outside and a safe secure। और देखो, कोई भी महिला काम तभी कर पाएगी जब एक सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। अगर आपकी वर्क प्लेस आपके लिए सेफ नहीं है, अगर ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तो कोई भी औरत बच्चों काम नहीं कर पाएगी, उसके लिए इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर एक सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ मच मोर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल, है ना। मिक्स ऑफ गोल्स की बात कर रहे हैं। औरतों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्हें बाहर काम करने जाना है तो उनकी वर्क प्लेस में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। अगर वो रात में ट्रैवल करके अपने घर वापस आ रहे हैं तो वहां पर भी सेफ्टी रहनी चाहिए। अगर उन्हें डर ही लगता रहेगा कि लड़कियां सिक्योर नहीं है तो हाउ वुड दे गो, हाउ वुड दे वर्क। और कहीं ना कहीं फैमिलीज भी रोकेंगे उनको इस चीज के लिए। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इंडिविजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर हो गई है खत्म। 3 पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए वही आपको याद रखने हैं। और अब हम आ गए हैं नेशनल डेवलपमेंट की बात करने के लिए। बच्चों सेम चीज है, थोड़ा सा फर्क है। अभी तक एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा था कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या होती है, लेकिन जब मैं किसी भी देश की बात करूं, अपने देश की बात करूं कि भारत के लिए डेवलपमेंट क्या है, तो बच्चों ऑब्वियसली आगे बढ़ना। हमेशा डेवलपमेंट क्या है? आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, सबका साथ सबका विकास, वही चीज है। देश को आगे ले जाना इज डेवलपमेंट। अब देश की डेवलपमेंट की भी जब हम लोग बात करते हैं, सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। सेम चीज है, आपके लिए देश की डेवलपमेंट अलग हो सकती है, मेरे लिए मेरे देश की डेवलपमेंट अलग हो सकती है। एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरे लिए तो मैम देश की डेवलपमेंट है जब देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरा बोलेगा कि मैम मेरे लिए तो डेवलपमेंट तब है जब देश में
बराबर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी हर किसी व्यक्ति को, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, जब सबको बराबर देखा जाएगा, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। कोई बोलेगा कि मेरे लिए डेवलपमेंट तब है जब देश में सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब लिटरेसी रेट जो है 100% हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चों अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो नोशन है देश के प्रति वो भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर भी वही सेम चीज है कि किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए घातक हो सकती है। एग्जाम्पल आप डैम वाला फिर से ले सकते हो, किसी एक के लिए कोई कह रहा है डैम के बनने से देश की डेवलपमेंट होगी, बट वहीं पर जो लोग हैं जिनका घर बार छीना जा रहा है डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से, उनके लिए वो गलती से भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, उनके लिए वो चीज गलती से भी डेवलपमेंट नहीं है। तो वही बात हो गई यहां पर कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव, और सबके लिए डेवलपमेंट का नोशन डिफरेंट है। तो यहां पे देखो वही लिखा है, डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यहां पर जब मैं नेशनल डेवलपमेंट की भी बात करती हूं तो यहां पर डिफरेंट नोशंस, सबके लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग है, और कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो सकते हैं। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए घातक भी हो सकती है। ओके जी, चलिए अब बच्चों बात ये करते हैं कि हम लोग जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग जो देश हैं, उनके बीच में तुलना कैसे करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं कि कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सा देश उससे कम डेवलप्ड है, कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड। ओवर डेवलप्ड तो नहीं किसी को बोलते हैं, बट डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, कैसे आप ये सब बताते हो, कैसे तुलना करते हो, कैसे कंपैरिजन करते हो। तो हियर वी आर गोना अंडरस्टैंड दैट। देखो क्या लिखा है, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, एंड विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर दीज डिफरेंट कंट्रीज। हम कौन से एस्पेक्ट को यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए? क्या हम कंट्री का साइज देखते हैं कि कौन सी कंट्री बड़ी है तो ज्यादा डेवलप्ड है, या फिर हम ये देखते हैं कि कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, या फिर हम ये देखते हैं कि वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है, या फिर हम ये देखते हैं कि वहां के लोग पैसा कितना कमाते हैं। तो कौन से एस्पेक्ट को हम लोग यूज करते हैं कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैं बहुत सारे आपके दोस्तों को खड़ा कर देती हूँ आपके सामने, ठीक है, और मैं पूछती हूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। तो बच्चों आप उस दोस्ती में, अब आप कह रहे हो मैम सारे मेरे बराबर दोस्त हैं, मैं कैसे देखूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आप ना इसमें एस्पेक्ट चूज करोगे कि मुसीबत के टाइम कौन मेरी हेल्प करता है ना। हो सकता है कि आप देखो कि सबसे ज्यादा काइंड कौन है, या फिर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो इसी सेंस में अगर मैं बोलूं कि कौन से एस्पेक्ट को आप यूज करोगे अपने इन दोस्तों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, तो आप अलग अलग एस्पेक्ट्स निकालोगे कि मुसीबत के टाइम पे ये मेरी मदद करता है, या फिर काइंडनेस में ये सबसे अच्छा है, शेयरिंग ये जो है ये शेयर करता है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर कंपैरिजन। बट व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द इनकम ऑफ द पीपल। हाँ जी, so the income of the country is the income of all the residents of the country, gives us the total income of the country. So actually यहाँ पे बात क्या करी जा रही है, टोटल इनकम की बात करी जा रही है। तो जब हम कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हमने जैसे ली ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी कंट्री है। तो यहाँ पर जो जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम पे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस सभी पैसे को टोटल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कि बच्चों अगर मैं बोल रही हूँ कि कंट्री ए जो है ना, यहाँ पर 10 लोग रहते हैं और यहाँ की टोटल इनकम है 10,000, ठीक है। वहीं पर मैं बोल रही हूँ कंट्री बी के अंदर 20,000 टोटल इनकम है, कि जितने रेजिडेंट्स रहते हैं वो सब मिलके 20,000 कमा रहे हैं, बट रहते हैं 50 लोग हैं। सी को तो चलो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो सारे रेजिडेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वो हो सकता है उस रेजिडेंट्स में से कुछ लोग बच्चे हों, ऑब्वियसली बच्चे नहीं कमा रहे कुछ भी, या जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी नहीं कमा रहे, और प्लस जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसकी बात भी नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। जितना भी वो वर्किंग पॉपुलेशन कमाती है, उसको जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलती है टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टोटल इनकम है 10,000, यहाँ पे टोटल इनकम है 20,000। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है आपकी 50 और यहाँ पे 10 ही लोग रह रहे हैं। अब मैम टोटल इनकम के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कंट्री बी है, क्योंकि वहां की टोटल इनकम 20,000 है, दैट मीन्स इट इज मोर डेवलप्ड। यहीं पर हम गलती कर देंगे, मैं बताती हूं क्यों। बच्चों देखो, जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं ना, तो टोटल इनकम हमको देश की पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताती। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 10 और 20,000 को कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा ये लगेगा, ये भ्रम होगा कि कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड है। बट फिर हम जब रियल पिक्चर देखेंगे, असलियत देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 50 लोग मिलकर 20,000 कमा रहे हैं। पर पर्सन अगर मैं बात करूं, कितनी कमाई हो रही है यहाँ पर? 400 रुपए। और यहां पर सिर्फ 10 लोग मिलकर 10,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ पे पर पर्सन 1,000 रुपए कमा रहा है इंसान, ठीक है। पर पर्सन देखो, पर पर्सन यहाँ 1,000 रुपए कमा रहा है, पर पर्सन यहाँ 400 रुपए कमा रहा है। तो जब हमने पर पर्सन देखा ना, एवरेज बेसिस पे देखा, तो हमें पता चला कि कंट्री ए जो है वो ज्यादा डेवलप्ड मानी जानी चाहिए टेक्निकली देन कंट्री बी। लेकिन जब हम सिर्फ टोटल इनकम को देख रहे थे तब हमें कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड लग रही थी। बट वो इसलिए लग रहा था क्योंकि टोटल इनकम हमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। सो बेटर क्राइटेरिया रादर देन टोटल इनकम, ठीक है। तो यहां लिखा है व्हाई इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज नॉट यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन देम। हम टोटल इनकम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इट डजंट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द population of that, it does not give us information about the population। चलो छोड़ो, of that country को भी छोड़ो। अरे तो बच्चों हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? हम इसकी जगह पे यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम वी टेंड टू यूज द एवरेज इनकम। क्या यूज करते हैं हम लोग? इसलिए हम लोग एवरेज इनकम को यूज करते हैं। एवरेज इनकम को दूसरे शब्दों में पर पर्सन पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम भी एवरेज इनकम को बोला जाता है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एवरेज इनकम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि पॉपुलेशन थी 10 और 10,000 रुपये कमाए जा रहे थे, तो एवरेज अगर हमें निकालना है, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। टोटल इनकम क्या थी यहाँ पे? टोटल इनकम थी 10,000। तो 10,000 को आपने जो भी इनकम है उसको जब आपने वहाँ की जनसंख्या से 10 से डिवाइड करा तो आपको यहाँ पे मिल गया 1,000 विच इज द इनकम पर पर्सन। This is the average income. Okay. So what is the average income? Average income is the total income upon the population which gives us the income per person या per person income. और ये एक better criteria है rather than total income to make comparisons between different countries or different states. Okay जी? It is definitely a better thing to do, but इस average income के साथ भी कुछ problems हैं। आइए देखते हैं क्या। तो there are actually some limitations to the average income. Let us consider two countries A and B. तो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एवरेज इनकम के साथ क्या दिक्कत हो गई। देखो कंट्री A है, यहाँ पर 5 ही लोग रहते हैं और कंट्री B में भी 5 ही लोग रहते हैं, सबकी इनकम दे रखी है, मंथली इनकम दे रखी है। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो दिस इज 10,000, 30,000, 30,000, 40,000, 50, तो टोटल इनकम आ जाएगी 50,000। और कंट्री बी की भी देखो, एक इंसान 48,000 कमा रहा है, बाकी सब 500 कमा रहे हैं, तो यहाँ की भी टोटल इनकम आ जाएगी 50,000। दोनों कंट्रीज की टोटल इनकम अगर मैं बात करूं, दोनों कंट्रीज की टोटल इनकम कितनी आ गई? 50,000। इसकी भी 50,000, इसकी भी 50,000, ठीक है। अब एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? हमने अभी देखा था टोटल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 5। 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा?
एवरेज आएगा 10,000 और यहाँ का भी एवरेज आएगा 10,000। अब जरा मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो बच्चों एवरेज भी हमें मिल गया, ठीक है। अब एवरेज आपको मिल गया है। अब अगर आप इन दोनों ही कंट्रीज को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि मैम दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है। और अब हमारे समझदार दिमाग से एक इशारा आएगा कि क्योंकि दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स कि दोनों कंट्रीज का मैम डेवलपमेंटल लेवल भी बिल्कुल सेम है। क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि देखो कंट्री ए एक बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि कंट्री ए के अंदर लोगों के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर का हो रखा है कि अगर कोई 10,500 कमा रहा है तो कोई 9,800 कमा रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकम्स में। देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बट वहीं पे कंट्री बी के अंदर जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी यानी कि जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक इंसान 48,000 कमा रहा है तो 4 लोग सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं। जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे पता है हमें क्या पता चला है कि जो एवरेज इनकम है उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि इट डजंट टेल अस अबाउट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात तो ये करती ही नहीं है। डजंट शो डिस्पैरिटी, जो डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है अमीर और गरीब के बीच में, तो जो अंतर है उसके बारे में भी बात नहीं करती। और तीसरी चीज, इफ वी ओनली कंसिडर इनकम, we ignore other important criteria। ठीक है जी। तो आप अगर सिर्फ इनकम को कंसिडर करते हो कंपैरिजन करने के लिए, तो जो बाकी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि एक देश में रहते हुए लोगों के पढ़ाई लिखाई का स्टेटस कैसा है, एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, क्या सरकार ने स्कूल्स बना रखे हैं, क्या लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कैसा लिटरेसी रेट है, ये सारी चीजें आप इग्नोर कर रहे हो। और दूसरी चीज वहां की जो लोगों का हेल्थ है, क्या वहां अस्पताल है, क्या लोगों का इलाज चल रहा है, वहां पे डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सारी चीजें भी आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब कि एजुकेशन और हेल्थ को आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे कंपैरिजन करने के लिए, जो कि दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी जगह को कंपेयर करने के लिए। तो यहां पर बच्चों आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई है कि एवरेज इनकम टोटल इनकम से तो बेटर है, बट एवरेज इनकम के साथ भी बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि ना तो ये डिस्पैरिटी बता रही है, ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बता रही है। और अगर आप सिर्फ एवरेज इनकम को कंसिडर कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज वेल। बट पता है क्या, यहाँ पे जो हमारा महान वर्ल्ड बैंक है, ये महान वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कंपेयर करता है सिर्फ और सिर्फ उनकी एवरेज इनकम के बेसिस पे। और क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? क्या ये क्राइटेरिया सही है? अभी हमने देखा नहीं, सही तो नहीं है। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू इनकम, द वर्ल्ड बैंक डिवाइड्स द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इनटू 4 इनकम ग्रुप्स। तो वर्ल्ड बैंक ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाता है कि इतने डॉलर से इतने ऊपर अगर आप के देश में एवरेज इनकम है तो आप हाई इनकम, फिर इतने से इतने के बीच में तो आप अपर मिडल, इतने से इतने में तो लोअर मिडल, फिर उतने से कम है तो लो इनकम ग्रुप में आप आ जाते हो। इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आती है वर्ल्ड बैंक के एवरेज इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से। बट ये क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। कोई नहीं, अब बच्चों वही बात आती है कि एवरेज इनकम तो एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है नहीं कंपैरिजन करने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने जैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में देखा था कि इनकम से भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी जैसी। तो सिमिलरली जब हम नेशनल इनकम की भी बात करेंगे तो वहां पर भी इनकम से ज्यादा जरूरी चीजें हैं कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि लोगों का हेल्थ स्टेटस, लोगों के एजुकेशनल लेवल्स, इन सभी चीजों को देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। वी हैव टू कीप इन माइंड सच फैक्टर्स एज वेल। सो व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, we may, besides average income, think of other equally important attributes. What could these attributes be? तो यहाँ वही बात हो रही है कि जब आप किसी देश के या फिर किसी क्षेत्र के बारे में बात करते हो, उसको कंपेयर करने की बात करते हो, तो एवरेज इनकम के अलावा भी दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे देयर आर ओनली 2 एट्रीब्यूट्स हियर, व्हिच इज कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स
हेल्थ इंडिकेटर्स को देखेंगे हम लोग, जो इंडिकेट करते हैं कि आपके जगह जो रीजन है या देश है वहाँ पे हेल्थ स्टेटस कैसा है। और दूसरी चीज़ है आपके एजुकेशन इंडिकेटर्स, जो एजुकेशन लेवल्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन लेवल्स तो हमको देखने ही पड़ेंगे। देखो कुछ यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन लेवल्स की इंडिकेटर्स की बात करी गई है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले बच्चों इसको समझने की कोशिश करो। ये होता है 1 साल से छोटे बच्चे का डेथ रेट। ठीक है, मतलब कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, सपोज 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन 1000 बच्चों में से 1 साल पहुंचने से पहले ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि मर रहे हैं, जो 1 साल की एज भी नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, तो 1 साल से पहले ही जो बच्चे मर रहे हैं उनका रेट बता रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ proportion of 1000 live children born in that particular year। तो सपोज मैं बोल रही हूँ 25 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि 25 बच्चे हैं उन 1000 बच्चों में से जो कि 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा किसी जगह का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा दैट मीन्स बहुत बच्चे मर रहे हैं, दैट एक्चुअली मीन्स कि वहां की हेल्थ स्टेटस जो है काफी खराब है। साथ ही में कहीं का अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, बहुत लो है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और उससे आपको पता चलेगा कि वहां का जो हेल्थ स्टेटस है वो काफी बेहतर है। उसी के साथ नेक्स्ट चीज आती है लिटरेसी रेट, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, और किस एज ग्रुप में इसको कैलकुलेट करा जाता है, इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल और उससे ऊपर के लोगों में इसको कैलकुलेट करा जाता है। जितना ज्यादा लिटरेसी रेट उतना बढ़िया एजुकेशन लेवल, जितना कम लिटरेसी रेट उतना ही बेकार एजुकेशन लेवल। नेक्स्ट चीज आती है एक एजुकेशन इंडिकेटर ही, विच इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताता है ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। क्या? तो देखो एक देश में जितने भी 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल और 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उसमें से उस पॉपुलेशन में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड करते हैं, जो कि असल में स्कूल जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो है। मतलब कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो घर पे बैठे हैं अपने। तो बच्चों ये भी एक एजुकेशन इंडिकेटर है। जितना बढ़िया नेट अटेंडेंस रेशियो होगा मतलब उतने ही अच्छा एजुकेशनल लेवल है, जितना कम नेट अटेंडेंस रेशियो होगा मतलब उतने ही बेकार एजुकेशन लेवल आपके क्षेत्र में या देश में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, एजुकेशनल और हेल्थ इंडिकेटर्स, जिससे कि पता चलता है कि आपके देश में या रीजन में या स्टेट में क्या एजुकेशन और हेल्थ का स्टेटस है। ओके, नाउ यहां पे देखो। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल थ्रू विच यू विल अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। हम यहाँ पे इंडिया के 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ये 3 स्टेट्स कौन से? एक है हरियाणा, एक है केरला, एक है बिहार। जब आप इनकी पर कैपिटा इनकम पे नजर डालते हो तो आपको दिखता है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, विच इज 1,80,174 रुपीज। फिर यहाँ पे आती है केरला में 1,63,475 रुपीज, और बिहार में सबसे कम है 34,409। तो यहाँ पर हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखने से तो यही लगेगा कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। बट वहीं पर अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे कम केरला में है, और दूसरे नंबर पे तो केरला यहाँ नंबर 1 पे आ गए क्योंकि यहाँ पे IMR सबसे कम है, सेकंड पे हरियाणा आ गई और थर्ड पे आ गया बिहार। वहीं पे लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर भी केरला टॉप करती हुई दिख रही है, सबसे बढ़िया लिटरेसी रेट केरला में है, दूसरे नंबर पे हरियाणा में, तीसरे नंबर पे बिहार पे, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे बेहतर 83% यहाँ पर है केरला में, दूसरे नंबर पे हरियाणा में, और तीसरे नंबर पे बिहार में। तो आपने जब बाकी क्राइटेरिया को देखा तो आपको पता चला कि केरला में बाकी इंडिकेटर्स के हिसाब से इट इज आउट परफॉर्मिंग एवरीवन, हर किसी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करी, और पर कैपिटा इनकम में भी कोई बहुत पीछे नहीं थी, बराबर पे ही थी, है ना, और बाकी सब में भी ज्यादा बेहतर ही परफॉर्म कर रही है, काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है एक्चुअली। सो देन यू रियलाइज कि असल में सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट तो केरला है, हरियाणा नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए बच्चों इनकम एक इनएडिक्वेट क्राइटेरिया है अपने आप में, इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट इनकम के साथ साथ बाकी क्राइटेरियाज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग द डेवलपमेंट। ओके नाउ ऑल राइट, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इससे पहले हमने बात करी थी वर्ल्ड बैंक की जो निकालती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लोगों के बीच में कंपैरिजन करती है, लोगों के बीच में नहीं सॉरी, कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये निकाली जाती है यूएनडीपी द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और इसकी खास बात ये है कि ये जब रीजन्स या कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करती है तो ये सिर्फ पर कैपिटा नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ उसके एजुकेशनल लेवल्स और हेल्थ लेवल्स को ध्यान में रखकर कंपैरिजन करती है, तीनों चीजों को कंसीडर करके कंपैरिजन करती है। एंड ये जो रिपोर्ट है डेफिनेटली दिस इज अ मच बेटर रिपोर्ट दैट विल गिव यू एन एडिक्वेट आइडिया कि कौन सा कंट्री या कौन सा स्टेट या कौन सा रीजन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में तो ये काफी बेहतर क्राइटेरिया है। इवन दो लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, स्टिल इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर। इनकम बहुत जरूरी है लेकिन सिर्फ इनकम को कंसिडर करके डेवलपमेंट को मेजर करना काफी अधूरा ज्ञान है। इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी द्वारा पब्लिश करी जाती है, मैंने अभी आपको बताया यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कंपेयर करता है कंट्रीज को उनके एजुकेशनल लेवल्स, उनके हेल्थ स्टेटस और उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। ये तीनों चीजें ध्यान में रखकर ही वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर क्वेश्चन आ गया है, इन व्हाट एस्पेक्ट्स या व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसे होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं। आप एक साइड कॉलम बनाओगे और वहां लिखोगे वर्ल्ड बैंक, एक साइड कॉलम बनाओगे यूएनडीपी लिखोगे, फिर लिखोगे रिपोर्ट का नाम। वर्ल्ड बैंक निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब फिर लिखोगे कि वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कंपेयर करता है, हाई लो मिडिल लो इनकम ऐसे लेवल्स में कंपैरिजन कर देता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम, बट व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दे कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ लेवल्स एंड पर कैपिटा इनकम। ये एक मटीरियल क्राइटेरिया होगा वर्ल्ड बैंक का, और जो यूएनडीपी का क्राइटेरिया है वो मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एस्पेक्ट दोनों पे बेस्ड है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली राइट कि द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी is a much better criteria for comparing countries, states, regions, whatever. All right? चलिए अभी यहाँ पर आपको UNDP की एक रिपोर्ट भी दिखेगी। तो ये कुछ डेटा है रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2013। 2013 का ये डेटा है और इस डेटा में भारत तो है ही और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी ये डेटा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। और जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया पर कैपिटा इनकम किसकी है? श्रीलंका की है। श्रीलंका टॉप पे आ रहा है। श्रीलंका के बाद आई थिंक इंडिया है, फिर हमारा म्यांमार है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश और लास्ट में नेपाल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बच्चों एक हेल्थ इंडिकेटर है और इसका ये मतलब होता है कि जैसे आपके देश में जो भी बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसके हिसाब से एक एवरेज निकाली जाती है कि कितने साल तक लोग जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे आपके देश में डेथ रेट कुछ इस हिसाब से कि एवरेज निकाली जा रही है कि 63 ईयर्स तक लोग जीवित रहते हैं एवरेज बेसिस पर। तो दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितना बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, जितना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, दैट मीन्स उतनी ही बेहतर हेल्थ सर्विसेज हैं कि लोग लेट मर रहे हैं। और जितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा कि लोग तो जल्दी मरते जा रहे हैं, दैट मीन्स हेल्थ लेवल उतना ही गिरा हुआ है। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका में ही है, जहां लोग एवरेज बेसिस पे 74.3 ईयर्स तक जिंदा रह रहे हैं। इंडिया की गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में बांग्लादेश की आती है, फिर नेपाल की आती है, तो हमारी तो काफी पीछे है। लिटरेसी रेट 15+ पॉपुलेशन, 15 ईयर्स से ज़्यादा पॉपुलेशन की बात हो रही है। लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा श्रीलंका में है और HDI रैंक भी सबसे बेहतर श्रीलंका की ही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है इंडिया और उसके नेबर्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है श्रीलंका की इन टर्म्स ऑफ ऑल द क्राइटेरियाज। ओके, चलिए
ओके, BMI बच्चों एक और चीज है जिसके थ्रू आप हेल्थ स्टेटस जान सकते हैं। तो BMI बेसिकली बताता है कि आपकी हाइट के हिसाब से क्या आपका जो वेट है वो सही है कि नहीं है। इट इज अगेन अ हेल्थ इंडिकेटर। तो देखो, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, आप लोग इससे जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। वैसे मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, बट जस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लेना। मैं बताती हूँ क्यों मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों BMI बेसिकली आपको तब कैलकुलेट करना चाहिए व्हेन यू आर फुल्ली ग्रोन, फुल्ली नरिश्ड। तो अभी तो आप बच्चे हो, अभी आप 18 साल के नहीं हुए, है ना, तब आप 18 साल के ऊपर जब आप हो जाओ तब कैलकुलेट करना, नहीं तो फन, अगर आपको ऐसी फन में कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना वेट लेना है केजीज में। तो जो भी आपका वेट है उसको केजीज में आप लोगे, ठीक है। फिर उसको आपको जो है अपनी हाइट, हाइट जो आपकी है उसको मीटर्स में लेना है, ठीक है, मीटर में लेना है। और वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हाइट का जो भी स्क्वायर है उससे इसको डिवाइड करना है। अगर ये फिगर 18.5 से कम आती है, तो जो भी आंसर आए अगर 18.5 से कम आता है, दैट मीन्स यू आर अंडर नरिश्ड। अगर 18.5 से 25 के बीच में आता है तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट। और अगर 25 से ज्यादा आता है दैट मीन्स यू आर ओवरवेट। लेकिन आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप फुल्ली ग्रोन नहीं हो, तो दिस इज नॉट फॉर यू। बट मजे में कैलकुलेट करना है तो कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या मेजर करा जाता है, मम्मी पापा का कैलकुलेट करना, ठीक है, उन्हें बताना। तो 18.5 से 25 के बीच में तो बिल्कुल ठीक है, 25 से ऊपर है तो यू आर ओवरवेट, एंड 18.5 से नीचे है तो यू आर अंडर नरिश्ड। ओके जी। तो यहाँ पर आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है। आपको 65 kgs का वेट दे रखा है और हाइट दे रखी है 1.65 मीटर की। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, BMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट लेते हैं केजीज में, हाइट लेते हैं मीटर्स में, हाइट का स्क्वायर करते हैं और जो भी आंसर आए उससे हम डिटर्मिन करते हैं। तो जरूर इसको कैलकुलेट कीजिएगा एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों की क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। और ये जिस व्यक्ति की बात करी जा रही है, क्या ये सही है इनका वेट हाइट, या फिर ये अंडर नरिश्ड है, या फिर ये ओवरवेट है, हिसाब क्या है। चलो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब होता है ऐसी सुविधाएं जो कि सरकार जनता को प्रोवाइड करती है। बच्चों जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में एजुकेशन और हेल्थ की जब बात होती है तो ये बेहतर रेट्स, लिटरेसी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब सरकार इन्वेस्ट कर रही हो इन सब चीज़ों पर और इनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो, राइट। तो जब तक वो पब्लिक फैसिलिटीज बेहतर तरीके से आपको नहीं मिलेंगी, आपका देश डेवलप नहीं हो पाएगा और इन सभी इंडिकेटर्स में बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, मैंने बोला था ना वैल्यू एजुकेशन भी होगी साथ साथ। तो लिखा है कि मनी इन योर पॉकेट्स, पहली बात तो पॉकेट में मनी ही नहीं है, हाँ, तो लिखा है मनी इन योर पॉकेट्स कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। हर वो चीज जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, पैसा वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, नहीं मैम हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चों दिल्ली के जो लोग हैं, कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ के पास नहीं है, बट हर कोई एक पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहा है। क्या जिसके पास पैसा है वो हवा में सांस नहीं लेगा, क्या करेगा वो, ऐसा तो नहीं है। उसे भी वही धुआं झेलना पड़ रहा है और एक गरीब को भी वही धुआं झेलना पड़ रहा है। तो वही वाली बात है कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पैसा आपको इंश्योर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है, जब आप मार्केट में जाते हो पैसे से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन आपको मिलेंगी कि नहीं, यू कैन नॉट गारंटी दैट, बिकॉज हर चीज़ में आजकल एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, ठीक है। तीसरी चीज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। कोरोना जैसी जब बीमारियां फैली थी तो उस टाइम के अंदर चाहे कोई गरीब है अमीर है, किसी में भेदभाव नहीं करा उस बीमारी ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली आपको, कोई रक्षा कवच नहीं होता है पैसा कि आपको प्रोटेक्ट कर लेगा इन सभी बीमारियों से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन अच्छा जीने के लिए चाहिए, बट मनी कैन नॉट गारंटी दैट यू आर गेटिंग दोज थिंग्स, ओके। तो इनकम एक कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है, and actually for many of the important things in life best and the cheapest ways to provide the goods and services collectively provide करना सबसे बेहतर और cheapest तरीका है, यानी कि सरकार उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। अब देखिए केरला में एक लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब वहां पे बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र से पहले कम मरते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि केरला के अंदर बच्चों जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर है, वहां अस्पताल बेहतर है, नर्सेज डॉक्टर्स हर चीज की फैसिलिटीज बेहतर हैं, तभी वहां पर एक लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां सरकार ये सब सर्विसेज बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर रही है। वहीं पे कुछ स्टेट्स में पीडीएस सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करता है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम के थ्रू सरकार बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लोगों को राशन प्रोवाइड करती है।
अब पीडीएस सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करता है, दैट मीन्स गरीब से जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिल रहा है, ठीक है, वो मर नहीं रहे, वो बीमार नहीं पड़ रहे, उनको बढ़िया खाना मिल रहा है, सस्ते रेट पे खाना मिल रहा है, तो बेहतर वो जी रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पर वही बात है कि कलेक्टिवली गवर्नमेंट को ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए, और गवर्नमेंट जितने बेहतर तरीके से हेल्थ केयर एंड एजुकेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी उतना ही बेहतर डेवलपमेंट आपके देश में या स्टेट्स में देखा जाएगा। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। लास्ट चीज यहां पर जो आती है दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डेवलपमेंट तो कर लोगे, लेकिन क्या आप उस डेवलपमेंट को एक सस्टेन्ड तरीके से कर रहे हो? क्या जो आपकी डेवलपमेंट है आप आज कर पा रहे हो, कल भी कर पाओगे? उतने लेवल पे डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों बता रहे हैं? सपोज कोई भी कंट्री इट्स क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कोई कंट्री कितनी भी डेवलप्ड हो वो यही चाहेगी कि कल को डेवलपमेंट में और ज्यादा करूं, या फिर एटलीस्ट जिस लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है उतने लेवल पे चलती रहे, मेंटेन करके रखूं। बट साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। जिस हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जिस लेवल पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आज की पीढ़ी तो कर लेगी, कल आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से, यानी कि 1950s के बाद से ही डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं ना क्या होता है? एक ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन भी कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बट इस तरीके से डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि हम जाया कर रहे हैं रिसोर्सेज को, हम खराब करते चले जा रहे हैं रिसोर्सेज को। अब देखो यहाँ पर एक रेन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं विच इज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर तो रेन्यू होता रहता है वाटर साइकिल से, स्टिल वो कमी आ रही है उसमें। 1/3 हमारी कंट्री की इसको ओवर यूज कर रही है। Ground water overuse particularly found in the agriculturally prosperous region, hard rock plateau areas of central South India, coastal areas, rapidly growing urban settlements। तो जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत करी जाती है, हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज जो हैं, कोस्टल रीजन्स जो हैं, समुद्री तट पे जो किनारे हैं, साथ ही में जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, जो हमारे शहर हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को। बट मैम क्या ही दिक्कत है, ग्राउंड वाटर तो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, यूज करेंगे वो फिर आ जाएगा, वाटर साइकिल उसको रेन्यू कर देगी। बट बच्चों हो क्या रहा है कि आप जितना वो रीप्लेनिश नहीं हो रहा ना, उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल कर दे रहे हो, जिसकी वजह से उसकी कमी आ रही है। क्या बोला मैंने? ये ध्यान से देखो, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रीप्लेनिश्ड बाय द रेन देन वी आर ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। यार उसको भरने में भी तो टाइम लगता है ना, पर आप उसके भरने से पहले उसको यूज कर दे रहे हो, जिसकी वजह से उस रिसोर्स की स्कार्सिटी आ गई है या फिर कमी आ गई है। जिस रेट पे वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा, उससे ज्यादा रेट पे अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज वाई ये रिसोर्स डिप्लीट होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। जस्ट थिंक अबाउट, अब जैसे वो होते हैं ना, आपकी बाल्टी है पानी की, उसमें आप पानी आपने टैप से चलाया, वो एक स्पीड से भर रहा है, सेम ग्राउंड वाटर भी एक स्पीड से भरता है। बट आप वो भरा ही नहीं, पहले उसको उड़ेल दोगे अगर, तो फिर उसको फिर उतना ही टाइम लगेगा ना भरने में। सिमिलरली ग्राउंड वाटर के साथ केस है कि आप वो भर नहीं पा रहे हो, उतनी जल्दी आप उसको यूज कर दे रहे हो, तो उसकी स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है, उसको आप डिप्लीट कर रहे हो। वहीं पर एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, जो तेल है, अब यहाँ पे देखो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पाया जा रहा है, जो कि सिर्फ 78 ईयर्स तक चलेगा। यूएसए के अंदर 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल्स है जो अगले 12 साल तक चलेगा, और वर्ल्ड में बस इतने ही रिजर्व है जो 53 ईयर्स तक चलेंगे। अब दिक्कत यह है कि इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं ये बाहर पे डिपेंड करते हैं, हम लोग बाहर पे टोटली डिपेंडेंट है कि वो हमें तेल भेजेंगे तो हम यूज कर पाएंगे। अगर ऑब्वियस सी बात है यार, रिजर्व्स कम होते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी, तो प्राइस बढ़ता जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो दिस विल बी अ बर्डन फॉर एवरीवन। एंड यूएसए जैसी कंट्रीज क्या करते हैं, उनके पास खुद तो कम रिजर्व्स हैं, तो वो लोग ऑयल सिक्योर करने की कोशिश करते हैं अपनी मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक पावर को यूज करके, दूसरी जगहों पे कब्जा करके, इन्वेड करके कि अब हम यहाँ से तेल निकलवा लेंगे। तो इस तरीके से तो ऐसे जंग, लड़ाइयाँ, झगड़े, यही सब होता रहेगा। और क्रूड ऑयल जो भाई रेन्यू भी नहीं होने वाला, खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा खत्म, ठीक है, उसको रेन्यू भी नहीं आप कर पाओगे, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे बच्चों यही सवाल आता है कि आप लोग जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको एक सस्टेनेबल तरीके से करिए, बिकॉज नहीं तो सबका जो पूरे प्लैनेट का फ्यूचर है वो खतरे में है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं बच पाएगा। तो कॉन्सिक्वेंसेज जो है, जो रिजल्ट है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का, ये ना तो नेशनल बाउंड्री ना तो स्टेट बाउंड्री की परवाह करते हैं।
आपके स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, नेशंस तक लिमिटेड नहीं है। आर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हम सभी का, जो कि इस प्लैनेट अर्थ पे लोग रह रहे हैं, सभी का जो भविष्य है वो आपस में जुड़ रखा है और सभी को ही गुजारा यहाँ पे करना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पे गुजारा करना है और वो भी डेवलपमेंट कर पाए। इसी तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, बहुत सोचकर, समझदारी से, बहुत जुडिशियसली रिसोर्सेज को यूज़ करके। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आज की इस क्लास से आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क के दिए हैं उनको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि हाउ डिड यू लाइक टुडेज लेक्चर। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।